नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या चीन अब उस तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव बना पाता है? अगर बना पाता तो अमरनाथ यात्रा की तरह अगर कैलाश मानसरोवर यात्रा रोक देने पर हंगामा मच गया होता। इससे ज्यादा हंगामा पाकिस्तान के साथ कुछ भी हो जाने पर हो जाता है। कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि पिछले 45 दिनों में चीन की तरफ से 120 इंकर्जन हुए हैं। इस साल ऐसे 240 इंकर्जन यानी घुसपैठ हो चुके हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अगर सिंघवी की बात सही है तो क्या चीन असाधारण रूप से अपनी आक्रामकता को तीव्र कर रहा है? भारत के लिए सस्ते सामानों के निर्यातक मुल्क कहीं सीमा पर भारी दाम तो वसूलना नहीं चाहता। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के अनुसार भारत ने डोकलाम में 1962 के बाद पहली बार भारी मात्रा में सैनिकों की तैनाती की है नॉन कॉम्बैटिव मुद्रा में। भारत कोई जोखिम नहीं लेना चाहता, लेकिन भारत से $5 अरब का कारोबार करने वाला चीन इतने बड़े बाजार को जोखिम में क्यों डालना चाहेगा? सिक्किम, भूटान और तिब्बत के त्रिकोण पर है डोकलाम। वहां पर चीन की टुकड़ी सड़क बनाने के लिए प्रयासरत है। वहां पेट्रोलिंग कर रही रॉयल भूटान आर्मी रोकती है उस टुकड़ी को और भारत की सेना भी उसमें शामिल हो जाती है। खबर आती है कि चीन ने भारत के अस्थायी बंकर ध्वस्त कर दिए। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि चीन और भारत के सैनिकों के बीच गुत्थम-गुत्था भी हुई, हथियारों का इस्तेमाल नहीं हुआ। भारत नहीं चाहता कि चीन वहां सड़क पूरी करे। इससे वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के काफी करीब पहुंच जाएगा। उधर चीन का दावा है कि वह अपनी सीमा में सड़क बना रहा है। भारत उसकी सीमा में अतिक्रमण करने का आरोप लगा रहा है। वहां की सेना पीएलए के प्रवक्ता ने भारत को 1962 के युद्ध की हार याद दिलाते हुए कहा कि भारत की सेना युद्ध के लिए ज्यादा बेचैन ना हो। इस हद तक बयानबाजी की जरूरत क्यों पड़ी? भारत के थल सेनाध्यक्ष जनरल विपिन रावत ने कहा कि भारत अपनी आंतरिक उग्रवाद से जूझते हुए भी दो तरफा युद्ध झेल सकता है। भारत कहीं से भी चीन के मनोवैज्ञानिक दबाव में नहीं लगता। बल्कि शुक्रवार को विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत चीन के ताजा कदमों को लेकर चिंतित है और चीन की सरकार को अवगत करा दिया गया है। इस तरह के निर्माण से यथास्थिति में बदलाव आ जाता है। जम्मू कश्मीर सीमा पर भारत और चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास टकराते रहते हैं। 2013 और 14 की घटना आपको याद होगी। डोकलाम का विवाद पहली बार इतना चर्चित हुआ है। भारत के रक्षा मंत्री जेटली ने इंडिया टुडे चैनल के कार्यक्रम में कहा कि भारत भी 1962 वाला भारत नहीं रहा, यह 217 का भारत है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता भी जवाब उधार नहीं रखा। उन्होंने कहा कि चीन भी 1962 वाला चीन नहीं है। रक्षा मंत्री जेटली का कहना है कि इलाके में टकराव की शुरुआत बीजिंग ने सड़क निर्माण की पहल करके की है, जिसे लेकर भारत चिंतित था। डोकलाम का मौजूदा विवादित क्षेत्र मात्र 90 वर्ग किलोमीटर का पहाड़ी इलाका है। भूटान की सीमा तक पहुंचने के लिए चीन डोकलाम के रास्ते सड़क बना रहा है। चीन का कहना है कि सिक्किम पर 1890 की चीन और ब्रिटेन की संधि का भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी समर्थन किया था। चीन के तब के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई को भेजे खत में उन्होंने ये समर्थन किया था। चीन का कहना है कि भारत इस संधि का सम्मान करे और डोकलाम से अपनी सेना हटा ले। भूटान ने चीन से कहा है कि वह उसकी सीमा का अतिक्रमण कर रहा है। इस पर चीन का कहना है कि भारत भूटान को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। भारत और भूटान के बीच समझौता है कि भारत भूटान की सीमाओं की सुरक्षा करेगा। चिट्ठी दिखाकर किसी भौगोलिक क्षेत्र पर दावेदारी भी अजीब हास्यास्पद है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर चिट्ठी और बयानों से दावा किया जाने लगे तो हो चुका। जाहिर है जानकार समझने का प्रयास कर रहे हैं कि चीन इतना आक्रामक क्यों है। क्या भारत के वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट में शामिल ना होने से नाराज है? क्या भारत और अमेरिका की नजदीकी से नाराज है? क्या दलाई लामा के अरुणाचल प्रदेश जाने से नाराज है? कोई एक स्पष्ट कारण नजर नहीं आता और समझ में भी नहीं आती ये बात। 2014 में जब चीन के राष्ट्रपति भारत आए तब तो उनका भव्य स्वागत हुआ, झूला भी झुलाया गया। तब भी चीन ने लद्दाख क्षेत्र में घुसपैठ कर दी। तब भी क्या उस घुसपैठ को हम इन कारणों के संदर्भ में देख रहे थे? तब तो भारत ने वन बेल्ट वन रोड का विरोध भी नहीं किया। आपको बता दें, वन बेल्ट वन रोड चीन का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जिसका बजट 10 खरब अमेरिकी डॉलर यानी 700 खरब रुपए है, जो भारत की कुल अर्थव्यवस्था का करीब 1/3 है। वन बेल्ट वन रोड चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का सपना है, जिसका मकसद बताया गया है कि एशियाई देशों के साथ चीन का संपर्क और सहयोग बेहतर हो और अफ्रीका और यूरोप को भी एशियाई देशों के साथ करीब से जोड़ा जाए। बीजिंग में इसके उद्घाटन के मौके पर चीन समेत 29 देशों के राष्ट्र प्रमुख और 70 अन्य देशों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस प्रोजेक्ट के तहत जमीन और समुद्री रास्तों का व्यापार मार्गों को बेहतर बनाया जाएगा। कई हाई स्पीड रेल नेटवर्क होंगे जो यूरोप तक जाएंगे। एशिया और अफ्रीका में कई बंदरगाहों से ये रूट गुजरेगा और इसके रास्ते में कई फ्री ट्रेड जोन आएंगे। चीन दुनिया के 65 देशों को एक दूसरे के करीब ला देगा और दुनिया की 2/3 आबादी को अपनी अर्थव्यवस्था से सीधे जोड़ देगा। भारत ने
तब भी अपनी भौगोलिक संप्रभुता को प्राथमिकता दी और इतने महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट से खुद को अलग कर लिया। मई में चीन क्यों परेशान हुआ था? जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाले पुल का उद्घाटन करने गए, तब तो वे ट्रंप के अमेरिका भी नहीं गए थे और तब तो ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति की ही ज्यादा तारीफ की थी। ब्रह्मपुत्र नदी पर बने इस पुल के कारण असम और अरुणाचल प्रदेश काफी करीब आ गए। यह पुल भारत चीन सीमा के करीब भी है। तब चीन ने बयान जारी कर कहा था कि भारत के साथ उसका सीमा विवाद चल रहा है, इसलिए पूर्वोत्तर भारत में बुनियादी ढांचा निर्माण करने में भारत को संयम बरतना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश में दलाई लामा की यात्रा के समय चीन ने ऐसी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, मगर यह कारण है तो यूपीए के दौर में भी दलाई लामा अरुणाचल प्रदेश गए थे। फिर तिब्बत को लेकर भारत ने अपनी नीति में कोई खास परिवर्तन तो नहीं किया है या पुरानी नीति में आक्रामकता का पुट भी नहीं डाला है। जाहिर है चीन हमारे सामने मौजूद कारणों से नहीं चिढ़ा होगा, कारण कुछ और होंगे। चीन को हम तात्कालिक कारणों की नजर से देखने के आदी रहे हैं। बेहतर है तात्कालिक कारणों के साथ साथ उसकी दूरगामी नीतियों की भी समीक्षा करें। हो सकता है कि दुनिया के स्तर पर सामरिक गठबंधन में बदलाव आ रहा हो। भारत के प्रधानमंत्री खुलकर एशिया की सदी की बात करते हैं। चीन एशिया के नेतृत्व करने की दबी इच्छा रखता है। तो हम बात करेंगे कि क्या ये सब वजहें हैं इस टकराव की। हमारे साथ मेजर जनरल शेरू थपलियाल साहब हैं, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और ब्रह्मा चलनी जी हैं, आप सामरिक चिंतक हैं और चीन को लेकर खासकर लिखते रहते हैं। मेजर जनरल शेरू थपलियाल जी, हम ये आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे कि इन कारणों को छोड़ भी दें तो फिर भी क्या अभिषेक मनु सिंघवी की इस बात में दम है कि 45 दिनों में चीन की तरफ से 120 इंकर्जन हुए हैं? आप लोग की शब्दावली में हम आम लोग इसे छोटी मोटी या बड़ी घुसपैठ समझते हैं। क्या इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है? क्या चीन अपनी किसी आक्रामकता को बढ़ावा दे रहा है या पाकिस्तान के इशारे पर काम कर रहा है? क्या कर रहा है जिससे हम इसे समझ सकें सर? देखिए, ऐसा है कि जहां तक तो इंट्रूजन का सवाल है वो तो चीन करता ही रहता है, खासतौर पे लद्दाख में। लेकिन इस एरिया में उसने पहली दफे इतनी फोर्स के साथ ये इस इलाके में आया। ये डोलम प्लेटो, जिसको हम डोलम प्लेटो बोलते हैं, भूटानीज उसको डोकलम प्लेटो बोलते हैं और चाइना उसको डोंगलंग प्लेटो बोलता है। तो इसकी सामरिक महत्व जो है इस प्लेटो का बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक ये डैगर की शक्ल में हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बहुत नजदीक आ जाता है। इसलिए, और ये पूरा इलाका डिस्प्यूटेड है, ये एक्चुअली भूटान का हिस्सा है ये, और चाइना जबरदस्ती इसके ऊपर क्लेम कर रहा है। जैसे कि चाइना की फितरत है, उसको आप जानते ही, वो हमारे पूरे अरुणाचल प्रदेश को क्लेम कर रहा है। लेकिन इस टाइम में यहाँ क्यों आया, उसके कारण अभी आपने जो इंट्रोडक्टरी अपनी टॉक दी उसमें बता ही दिया है। कई कारण है। हमने वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को रिजेक्ट कर दिया। ट्रंप और मोदी के बीच की जो बातचीत थी वो सक्सेसफुल रही, और हमने उसका जो चाइना जो ये इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है पीओके में, उसका हमने विरोध किया है, क्योंकि हम मानते हैं कि पीओके जो है वो हमारा हिस्सा है। और दलाई लामा की विजिट थी, वो पुल बन गया वहां पर। तो ये सब कारण तो होते रहा है, इसका उस इलाके से क्या संबंध है? मतलब क्या कहीं और भी बड़े स्तर पर कुछ बदल रहा है जिसकी वजह से वो या तो चिढ़ निकाल रहा है या वाकई ये स्थिति में लाना चाहता है 1962 की बात कर करके, ताकि हम फिर से एक मनोवैज्ञानिक रूप से युद्ध के माहौल में रहने लगे, जीने लगे? नहीं, देखिए, ऐसा है कि उसने ये बड़ा सोच समझ के ये इलाका सिलेक्ट किया है जहां पर कि उसने ये इंट्रूजन किया है। जैसे मैंने आपको बताया, इस इलाके का जो इम्पोर्टेंस है हमारे लिए सिक्योरिटी के लिए, वो बहुत ज्यादा है। वो अरुणाचल से भी ज्यादा है, वो लद्दाख से भी ज्यादा है। तो इस वजह से हमें चाइना ने ये काफी सोच विचार करके इलाका सिलेक्ट किया और यहाँ पर ठीक है। ब्रह्मा साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं अरुण जेटली के बयान के संदर्भ में कि भारत भी 1962 वाला भारत नहीं है, 2017 का भारत है। ये मनोवैज्ञानिक, एक तो हम नहीं जानते पूरा इतिहास दोनों देशों में कब कब इस तरह के बयानबाजी हुई, लेकिन अभी के संदर्भ में ही कि ऐसा लग रहा है कि हम मनोवैज्ञानिक रूप से तो उनसे पीछे तो नहीं दिख रहे हैं, पर चीन जो कुछ भी कर रहा है, क्या उसका यही मुकम्मल जवाब है जो रक्षा मंत्री ने दिया? असली चीज ये है, चीन के खिलाफ साइकोलॉजिकल वॉर
वेज कर रहा है। और ये साइकोलॉजिकल वॉर इस वजह वेज कर रहा है क्योंकि इंडियन आर्मी ने उनका जो रोड कंस्ट्रक्शन है वो रोक लिया था डोकलम प्लाटो में। तो काफी गुस्सा है चीन में। बड़ी बात यह है कि एक चीन में कहावत है कि एक पहाड़ में दो शेर नहीं हो सकते हैं। चीन का एम्बिशन है कि एशिया में वही एक शेर हो। हिंदुस्तान के साथ वो स्पेस शेयर करना नहीं चाहता, अकेला शेर बनना चाहता है एशिया का। और इंडिया उसके रास्ते में एक रुकावट है, उसके एम्बिशन में एक रुकावट है। तो असली बात यह है जी। लेकिन जिस तरह से अभिषेक मनु सिंघवी का मैं बयान देख रहा था, पॉलिटिकली थोड़ा मैं समझना चाहता हूं कि 2017 में 240 इनकर्जन हो चुके हैं, जबकि एक तरह से प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति के बीच एक करीबी या एक अच्छा संबंध तो दिखाई था जब 2014 में आए थे। ट्रंप और मोदी जी के करीबी की बात हो रही है, तो ऐसा ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति के बीच में ऐसा क्या बिगड़ गया कि इस रिश्ते को लेकर वो यहां हरकत कर रहा हो? क्या आपको इस तर्क में बहुत दम लगता है क्या कि भारत और अमेरिका इतने नजदीक आ गए हैं कि चीन उसकी वजह से यहां पर हमला या इस तरह की गतिविधि करेगा, जबकि चीन के साथ भी अमेरिका के रिश्ते तो हैं ही उतने ही मजबूत? मेरे ख्याल से अमेरिका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है इस एग्रेशन में, क्योंकि अमेरिका इस समय चीन और भारत के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उन मुद्दों पर न्यूट्रल है। अगर कल युद्ध होता है चीन और भारत के बीच में, अमेरिका हिंदुस्तान के साथ नहीं रहेगा, वो न्यूट्रल रहेगा। और चीन को पता है और इस वजह वो ज्यादा दबाव डाल रहा है भारत पर, क्योंकि इस समय भारत अकेला है। रूस भारत के साथ नहीं है, अमेरिका न्यूट्रल है, कोई इंपॉर्टेंट पार्ट हिंदुस्तान के साथ नहीं है, और चीन एक इकोनॉमिक और मिलिट्री राइजिंग पावर है। तो वो समझता है कि इस समय उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि हिंदुस्तान पर वो प्रेशर डालें, स्ट्रेटेजिक एरियाज हड़प लें। जिस तरह से उन्होंने डोकलम में एक रोड बनाने की कोशिश की, उसी तरीके से 1950s में अक्साई चीन में एक रोड बना के पूरा अक्साई चीन छीन लिया। अक्साई चीन स्विट्जरलैंड साइज का है अक्साई चीन। वो चीन ने 1950s में कैप्चर कर लिया रोड बना के। वो तरीका डोकलम प्लाटो में वो यूज कर रहा है, हाईवे बना के भूटान का डोकलम प्लाटो सीज करने की कोशिश कर रहा है। एक बात मैं जानना चाहता हूं कि हम लोग आम समझ में जो प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा के दौरान जो लेख छपते हैं आप जैसे विश्लेषकों के, पढ़ के यही धारणा बनती है मोटी मोटी कि अमेरिका हमारे साथ है, एक नया सामरिक बदलाव हो रहा है, स्ट्रेटेजिक चेंज हो रहा है कि रूस से हटकर हम अमेरिका की तरफ जा रहे हैं, वो हमारा पार्टनर जैसा बन रहा है। आप कह रहे हैं कि अमेरिका न्यूट्रल है, अमेरिका हमारे साथ नहीं है, रूस भी अब हमारे साथ नहीं है। ये है पैराडॉक्स। एक तरफ हिंदुस्तान की जो विदेश नीति है वो काफी प्रो यूएस हो गई है, मगर जहां पर अमेरिका की विदेश नीति है, आज भी पाकिस्तान की मदद कर रहा है, आज भी उसके संबंध चीन के साथ काफी गहरे हैं। इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस चीन के साथ अमेरिका का काफी गहरा इंटरडिपेंडेंस है, और चीन सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर है। तो अमेरिका के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है। तो चीन और भारत के मुद्दों के बीच अमेरिका भारत के साथ साइड नहीं करेगा। वो रिटोरिकल लेवल पर कुछ बोल ले, मगर असलियत में अगर कोई युद्ध हो जाता है, ये कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, ये कोई सिचुएशन पैदा हो जाती है जहां पर अमेरिका को साइड लेना पड़ेगा, तो वो कोशिश करेगा कि वो साइड ना ले, न्यूट्रल ही रहे। एक सवाल और मैं जानना चाहता हूं कि ये जो नया डोकलाम का जो विवाद आया है, इसको आप सिर्फ जबानी जमा खर्च देखते हैं कि दोनों तरफ से जबानी तीर चल रहे हैं, ये बोल रहे हैं या वो बोल रहे हैं, या इस तरह का हाल फिलहाल में पिछले 10-20 साल में भी हुआ है कि यहां के रक्षा मंत्री ऐसे बोल रहे हैं, सेनाध्यक्ष बोल रहे हैं,
उधर से भी सेना के प्रवक्ता का बयान आता है। तो इसको इतना ही तक सीमित रखा जाए या आपको इसमें कोई बड़ा खतरा नजर आता है चेलानी साहब? मेरे ख्याल से इस समय युद्ध का खतरा नहीं है, मिलिट्री डायमेंशन कंट्रोल में है। क्या हुआ कि जैसे उन्होंने कोशिश की हाईवे बनाने की, इंडियन आर्मी ने तुरंत भूटान की मदद की और काम रोका। तो बहुत गुस्सा है चीन में कि भाई इंडियन आर्मी ने इंटरवीन करके कंस्ट्रक्शन को रोक दिया। अब एक तरह का मिलिट्री स्टेलमेट है वहां पर। उनके तरफ से काफी सारे ट्रूप्स हैं, हमारे तरफ से काफी सारे ट्रूप्स हैं। वहां पर मिलिट्री फोर्स से सिचुएशन चेंज होने वाला नहीं है। तो खतरा युद्ध का नहीं है। असली बात यह है कि चीन की तरफ से एक साइकोलॉजिकल वॉर चल रहा है और हमारे तरफ से हम प्रिपेयर्ड नहीं हैं कि इस तरह के साइकोलॉजिकल वॉर को हम कैसे डिफीट करें, कैसे कॉम्बैट करें। देखिए, जब चीन ने ये शुरू किया सारा ये साइकोलॉजिकल वॉर पिछले सोमवार को, एक हफ्ते पहले, हमारे तरफ से, भारत की तरफ से पहला बयान फ्राइडे को आया 4 या 5 दिन के बाद। मगर चीन की तरफ से हर रोज 2-3 बयान, स्टेट मीडिया की तरफ से प्रोपेगेंडा, हमारे मीडिया में, भारत के मीडिया में चीन का प्रोपेगेंडा पिछले हफ्ते इतना जबरदस्त हो गया था क्योंकि भारत की सरकार ने कुछ बोला नहीं 4-5 दिन के लिए। तो साइकोलॉजिकल वॉर को डिफीट करने के लिए भारत को एक तरह का प्रोएक्टिव अप्रोच दिखाना पड़ेगा। जी, मेजर जनरल थपलियाल साहब, हम जानना चाहते हैं ये मनोवैज्ञानिक युद्ध के हवाले से ही कि मैं शुरू में यही मेरी अपनी राय है कि हम तो इसको लड़ियों फुलझड़ियों वाला देश समझने लगे हैं कि वहां से दिवाली की चीजें आती हैं। और अभी कैलाश मानसरोवर का जो वैकल्पिक रास्ता उन्होंने उनके राष्ट्रपति के आने के उपलक्ष्य में खोला था, उसके बाद वो अब रास्ता उन्होंने ही बंद किया है। मैं ये जानना चाहता हूं कि 2017 का भारत, अरुण जेटली कह रहे हैं, मनोवैज्ञानिक युद्ध के लिहाज से हम कहां ठहरते हैं चीन के सामने? क्या हम बहुत ज्यादा विचलित तो नजर नहीं आ रहे हैं, कम से कम मुझे जहां तक नजर आया? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है जो अरुण जेटली ने जो बोला कि ये 62 वाला भारत नहीं है। हाँ। वो सही बात है। इसके साथ ही मैं ये भी जोड़ना चाहता हूं कि चाइना को ये बताना है कि उनको नाथुला चोला 1967 भी याद रखना चाहिए, जहां पर कि हमने उनको कड़ी शिकस्त दी थी और वो लास्ट टाइम था जब इंडिया और चाइना के बीच में गोली चली थी। तीसरी चीज ये है कि चाइनीज आर्मी जो है उसने 1979 के बाद में कोई लड़ाई नहीं लड़ी। 1979 में उसकी वियतनाम से लड़ाई हुई थी, वियतनाम ने उसको शिकस्त दी थी। उसके बाद से उनका लड़ाई का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जबकि इंडियन आर्मी आप देख रहे हैं कि हर जगह हर टाइम एक पाकिस्तान के अगेंस्ट एक लड़ाई की स्थिति में रहती है और हमारा एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। चौथा पॉइंट मैं ये बताना चाहता हूं कि इस टाइम जो है, अनलाइक 62, the sync between the army and the political authority is absolutely 100%। उस टाइम 4 दिन बयान आने में क्यों लग गए? हमारी हार का ये कारण। अभी ब्रह्मा साहब ने कहा कि 4 दिन लग गए कड़ा बयान आने में, जब राजनीति और सेना दोनों में सिंक है। मुझे नहीं मालूम ये अच्छी बात है या नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपके हिसाब से अच्छी बात है तो 4 दिन बाद क्यों लग गए प्रतिक्रिया आने में? क्या ब्रह्मा जी की इस बात से आप सहमत हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि कोई भी बयान देने से पहले जो ग्राउंड सिचुएशन है उसका सही पता होना बहुत जरूरी है। 4 दिन लगेंगे। तो उन्होंने ग्राउंड सिचुएशन वहां पर जो कमांडर्स हैं उसको एनालाइज करना है, फिर आपने क्या रिस्पांस देनी है उसके ऊपर विचार हुआ होगा। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल सही है। व्हाई शूट ऑफ द कफ एंड देन रिग्रेट लेटर। इस बात में भी दम है। पर ब्रह्मा साहब ये बात बताइए, अभी जो थपलियाल जी ने कहा कि चीन 79 के बाद से कोई युद्ध नहीं लड़ा है, 1967 में हमने भी उसे शिकस्त दी है, तो उसे भी याद रखना चाहिए। इन पैमानों से क्या आपको लगता है कि हम अपर हैंड हैं चीन के संदर्भ में? एक बात यह है कि 79 के बाद चीन ने कोई
बड़ी लड़ाई लड़ी नहीं है, मगर उसने बड़े क्लेवर तरीके से अपने बॉर्डर्स एक्सपैंड किए हैं बिना कोई गोली चलाए। साउथ चाइना सी में पिछले 3 सालों में उन्होंने करीब 80% साउथ चाइना सी को कैप्चर कर दिया। 80% साउथ चाइना सी उनके कब्जे में हो गई है 3 साल के अंदर। और आप देखिए कि इंडिया के साथ, भूटान के साथ और म्यांमार के साथ जो उनका हिमालयन बॉर्डर है चीन का, वहां पर जो इंकर्शंस चल रही हैं, ऑन एवरेज एक इंकर्शन होती है डेली हिंदुस्तान के खिलाफ, डेली एक इंकर्शन ऑन एवरेज। तो साल में कम से कम 350 से लेकर 400 इंकर्शंस पिछले साल हुई थी। इस साल 250 हो चुकी है या 200 कम से कम पिछले 6 महीनों के अंदर जी। तो ये तो छोटी इंकर्शंस होती हैं, मगर बिना कोई गोली चलाए चीन हड़प रहा है जमीन को, ओशन फ्रंटियर्स बढ़ा रहा है अपने। ये बड़ी चालाकी की बात है कि बिना कोई लड़ाई लड़े वो अपने बॉर्डर्स को एक्सपैंड कर रहा है। और हमें सोचना चाहिए कि जो चीन की जो ये स्ट्रेटेजी है, छोटे छोटे कदम लिए और स्मॉल इंक्रीमेंटल स्टेप से वो अपने पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करता है जी। पर एक संक्षेप में अगर आप बता सकें तो इसी विवाद के संदर्भ में, और ये जो रोज रोज वो हस्तक्षेप कर रहा है, इनकर्जन कर रहा है, तो हम माने कि हम भी उन रोज रोज जवाब तो देते ही होंगे। अगर इतनी संख्या में इनकर्जन कर रहा है, अगर भारत जवाब ना देता होगा तो चीन तो हर दिन एक एक कदम आगे ही बढ़ता जाएगा। हमारे तरफ से जो फोर्सेस डिप्लॉयड हैं, हाँ, फ्रंट लाइन में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एक पुलिस फोर्स है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस जी। वो आती है होम मिनिस्ट्री के अंडर। हाँ। उनकी जो ट्रेनिंग है और उनका जो माइंडसेट है बहुत ही डिफेंसिव है, वो इंकर्शंस करने वाले नहीं हैं। मगर चीन की तरफ से उनके रेगुलर आर्मी ट्रूप्स डिप्लॉयड है हिमालयन बॉर्डर्स पर। वो उनका जो टैक्टिक है और उनका जो अप्रोच है बहुत ही एग्रेसिव है। और जो हमारा जो बॉर्डर मैनेजमेंट है उसमें कुछ कमजोरियां हैं जिसको हमें ठीक करनी चाहिए। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस को आर्मी की कमांड में लाना चाहिए। ठीक है जी, ये बहुत जरूरी है जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस विवाद पर संक्षेप में नजरिया पेश करने के लिए। ज्यादा भावुक और उत्साहित होकर समझने की या उसमें कूद पड़ने की जरूरत नहीं है। कश्मीर की तरह देखिए, समझिए, और ज्यादा चिंता करने की बात भी नहीं है। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे नीतीश कुमार की। भूमिकाएं निभाने के लिए मुद्दे तो बहुत हैं, मगर उन्हें निभाने वाला विपक्ष नजर नहीं आता। यह चिंता उन लोगों में भी बढ़ती जा रही है जो सरकार के सामने विपक्ष को सक्रिय देखना चाहते हैं। अब इसी बात को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कांग्रेस के सामने साफ साफ रख दिया है। शायद याद दिला रहे हैं कि अपने लक्ष्यों को अब भी बड़ा किया जा सकता है। नीतीश ने विपक्षी एकता करने वालों को भी एक सुझाव दिया है कि गठबंधन बनाने की बात करने से कुछ नहीं होने वाला, वैकल्पिक मुद्दों को खड़ा करना होगा। गठबंधन ही सब कुछ नहीं है। रविवार को नीतीश कुमार ने बीजेपी से कभी हाथ न मिलाने की बात कही, लेकिन सोमवार को कांग्रेस को लेकर उनकी बेचैनी और साफ नजर आने लगी। नीतीश का कहना है कि विपक्ष सामने वाले के एजेंडे में फंस रहा है। गौ रक्षा की बात होती है तो उसे सड़कों पर गायों की हालत के बारे में बात करनी चाहिए। राष्ट्रपति चुनाव को मुद्दा बनाने से यह नुकसान हुआ कि किसानों के सवाल जिंदा नहीं रह सके, पीछे चले गए। कांग्रेस को नीतीश कुमार में कोई गुप्त महत्वाकांक्षा नजर ना आए, इसलिए उन्होंने एक बार फिर कह दिया कि वे 2019 के लिए उम्मीदवार नहीं है, ना ही उनमें इसकी क्षमता है। कांग्रेस राष्ट्रपति चुनाव को लेकर नीतीश कुमार पर निशाने साध रही है, लेकिन नीतीश कुमार ने एजेंडे की बात कर कांग्रेस को उनका असली काम बता दिया है। शुरू से हम लगातार इस बात की वकालत करते रहे हैं, सिर्फ विपक्षी एकता नहीं बल्कि एक अल्टरनेटिव नैरेटिव भी होना चाहिए, एजेंडा तय होना चाहिए।
वैकल्पिक क्या हमारा एजेंडा है, इसको लेकर हमें अपनी बात जनता के समक्ष रखनी चाहिए और इस आधार पर एकता और गोलबंदी होनी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि वह प्रभावी होगा, प्रभावकारी होगा। अकेले सिर्फ हम एकता की बात करें या चेहरा की बात करें तो वह उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना इफेक्टिव एक आप अल्टरनेटिव वैकल्पिक एजेंडा के साथ चले। क्यों अल्टरनेटिव एजेंडा कोई एक आदमी तय कर लेगा? यही तो पार्टियों को मिलकर तय करना चाहिए कि हमारा क्या होगा, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में क्या हमारा एजेंडा होगा, हम किस प्रकार से देश को आगे ले जाएंगे। आज का जो देश का माहौल है इसके बारे में आप अपना नैरेटिव, अब हम तो किसी को कहते नहीं है, गौरक्षा की बात होती है और आप देख रहे हैं हम यहां पर अल्टरनेटिव कह रहे हैं कि लावारिस पशुओं की देखभाल का तो इंतजाम करिए। कैसी गौरक्षा? तो अगर इस प्रकार से आप अल्टरनेटिव अपनी तरफ से इन चीजों को रखेंगे तो वो प्रभावी होगा। सिर्फ बोलने से और प्रतिरोध करने से नहीं होता है। अल्टरनेटिव क्या है? और मैंने तो चिदम्बरम साहब के बुक रिलीज के फंक्शन में सामने श्री राहुल गांधी जी बैठे हुए थे तो हमने कहा कांग्रेस बड़ी पार्टी है, सेट करिए। अब बुला करके एजेंडा सेट करना चाहिए। अब किसान का मुद्दा है, अब बताइए फिर चला गया बैकग्राउंड में किसान का मुद्दा। राष्ट्रपति के चुनाव को इस प्रकार से राजनीतिक रूप से हाईलाइट कर दिया गया कि जो मूल मुद्दा अभी किसान का चल रहा था वो पीछे गया या नहीं गया। किसान के मुद्दे को तो कभी पीछे नहीं जाने देना चाहिए। जो वायदे किए गए थे उसका पालन नहीं हो रहा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो अल्टरनेटिव जो नैरेटिव है वो सेट करना चाहिए। अब आप हम ही को कहिएगा तो हम ही हैं काबिल जो हम ही सब सेट कर दें कि यही अल्टरनेटिव नैरेटिव। सर, आई हैव वेरी क्लियरली सेट अर्लियर ऑल्सो, आई एम नॉट द फेस ऑफ अपोजिशन फॉर 219, नाइदर आई कैन बी। मुझ में न वो क्षमता है न मेरे मन में वो एस्पिरेशन है। अच्छा, आज तक आप देखें जिसका नाम चलता हो कभी जाता है, इसलिए हमने अपने आप को इससे बहुत बाहर कर लिया है। हम कभी इस चक्कर में पड़ने वाले नहीं हैं। आप बताइए ना भाई, हम लोग एक छोटी पार्टी है, बिला वजह का एस्पिरेशन पालना अच्छी बात नहीं है। वह नहीं है, हम बार बार कह रहे हैं आपको, बात मान लीजिए। मेरी बात तो मानते नहीं है, लेकिन आप समझ लीजिए, स्पष्ट मत है हमारा कि आज देश में अल्टरनेटिव नैरेटिव की जरूरत है। सिर्फ रिएक्टिव नैरेटिव से काम नहीं चलेगा और सिर्फ एकता की बात कर देने से भी काम नहीं चलेगा। सोमवार को दिल्ली के आईटीओ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट की संस्था एनआईआरसी से जुड़े सदस्यों का प्रदर्शन होना था। औपचारिक रूप से तो यही कहा गया कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में उनके सदस्यों को घुसने नहीं दिया गया, लेकिन बात निकल कर आई कि वे प्रधानमंत्री के एक बयान के एक हिस्से से आहत भी हैं। समझ नहीं आ रहा था कि वे प्रदर्शन किस लिए करने गए हैं। अगर प्रवेश करने को लेकर गए तब भी इतनी कम संख्या क्यों थी? क्या ये संख्या इसलिए भी कम थी कि वे किसी के खिलाफ बोलते हुए नहीं दिखना चाहते थे? हमारे संवाददाता परिमल ने थोड़ी मेहनत की तो नाराजगी की 2-3 बातें नजर आईं। एक संस्था का राजनीतिकरण और दूसरा चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में गलत छवि का जाना प्रधानमंत्री की बातों से। मगर ये दोनों ही बातें प्रदर्शन करने आए सदस्य कहने से बच रहे थे, पूछने पर ही कहा। जबकि वे यह भी सवाल कर रहे थे कि 1 जुलाई के कार्यक्रम पे 11 करोड़ रुपए क्यों खर्च किया गया? क्या वाकई इतना पैसा खर्च हुआ होगा? 11 करोड़। यह भी उत्सुकता हो रही है कि प्रधानमंत्री की एक बात से 10-20 लोग ही आहत हैं या बाकी लोग भी। दफ्तरों के अंदर बही खातों के आंकड़ों में उलझे रहने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट विरोध पर। एक जुलाई सीए डे, उस दिन को लेकर जिस दिन प्रधानमंत्री ने उन्हें खूब ज्ञान दिया, ज्ञान जो कईयों के गले नहीं उतरा।
प्रधानमंत्री जी से एक बात पूछना चाहता हूं, और जैसे उन्होंने हमारे कान में बात पूछी, मैं भी उनसे कान में ही बात पूछना चाहता हूं कि आपने बड़े शौक से ये कहा कि हमने 11 साल में 25 सीएस को पनिश किया। एटलीस्ट हमारे में जिगरा तो है कि अपने 25 भाइयों को पनिश किया। आपको आज 3 साल से ऊपर हो गए इस देश की कमान संभाले हुए। आपने 70 साल में कितने पॉलिटिशियंस को पनिश किया, और क्या इनके करप्शन आपकी आंखों के आगे नहीं है? 2.5 लाख सीए हैं देश में। 100 मोदी जी के खुद के शब्द में 1400 लोगों पे केस है। 0.5% पूरी फेटर्निटी का जिन पे केस चल रहा है, और 25 लोगों के खिलाफ मोदी जी कहते हैं 11 साल में हमारे एक्शन लिया गया है। कोई डॉक्टर्स एसोसिएशन हो, लॉयर्स हो, मुझे नहीं लगता इस लेवल पे उनके यहाँ भी इतने सारे मेंबर्स होने के बावजूद इस तरह के एक्शंस लिए गए। प्रोफेशन में कहीं भी, किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी व्यवसाय में, किसी भी चीज में माना जा सकता है कि एक दो ब्लैक शिप हो सकते हैं, बट इसके पीछे पूरी एंटायर कम्युनिटी को, एंटायर फेटर्निटी को कटघरे में लाना, कोर्ट में करना शायद उचित नहीं है। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में प्रधानमंत्री मोदी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को जहां एक तरफ अर्थव्यवस्था का ऋषि मुनि कहा, तो साथ ही कईयों की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े कर दिए। 32 लाख लोग ही ये कहते हैं कि उनकी इनकम उनके टैक्स रिटर्न में 10 लाख से ज्यादा बताई जाती है। आप में से कोई इसमें विश्वास करेगा क्या? करेगा क्या? वही को सही करने वाले आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं, क्या इस देश में सिर्फ 32 लाख लोग हैं जो 10 लाख से ज्यादा कमाई करते हैं? कई सीए इस बात से भी नाराज हैं कि पास मिलने के बावजूद उन्हें स्टेडियम के अंदर नहीं जाने दिया गया। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम पर 11 करोड़ रुपए का खर्च आया। ये खर्च चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जेब से गया। इसके बावजूद हजारों को एंट्री नहीं दी गई। अंदर तो सीए पहुंच ही नहीं पाए, तो फिर सीए डे किसने सेलिब्रेट किया? 20,000 की लगभग कैपेसिटी में 300-400 सीए ही अंदर जा पाए, और जो गेट नंबर 4 रिजर्व किया गया था चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की एंट्री के लिए, वो तो शाम तक खुला ही नहीं। तो हम ऑलमोस्ट 20-21,000 सीए एज इट इज बगैर प्रोग्राम अटेंड किए आ गए। तो अब हम ये जानने के लिए आए कि भाई ये अंदर जो लोग बैठे थे, ये जब सीए नहीं थे तो फिर कौन बैठा था? हम यही कहना चाहेंगे कि अरेंजमेंट्स इतने खराब कैसे हो गए कि जिन लोगों का फंक्शन था कि वही बाहर रह गए। इतने खराब अरेंजमेंट कैसे हो गए आपके? तो क्या काउंसिल मेंबर के बारे में कोई कार्रवाई चाहेंगे या जिम्मेदारी तय करने की बात है? इसकी जिम्मेदारी जरूर तय होनी चाहिए। अब इस कार्यक्रम को लेकर वो तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI की सेंट्रल काउंसिल के कुछ सदस्यों ने अपने फायदे के लिए इस कार्यक्रम का राजनीतिक इस्तेमाल किया। सबसे पहले इंस्टीट्यूट का राजनीतिकरण किया जा रहा है। इंस्टीट्यूट को राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मेंबर्स के फंड का मिसयूज किया जा रहा है। अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें इस मॉरल ग्राउंड पे सारे काउंसिल मेंबर का इस्तीफा चाहिए, और जो करोड़ों रुपए का फंड का मिसयूज किया गया है वो सारा पैसा वापस चाहिए। एक्चुअली हुआ क्या है इस पूरे प्रोग्राम में, ये पूरा प्रोग्राम पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू हाईजैक किया गया प्रोग्राम है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को लगभग 50 इन्विटेशन गए हैं, पर चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो गेट नंबर 4 था उसके पर एंट्री बैन कर दिया। इसके मतलब ये हुआ कि वो प्री कंसीव्ड माइंड से ये था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट अंदर नहीं जाए। इसके अलावा जो भी एलिमेंट्स हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो या व्यापारी वर्ग हो, वो जाए और अंदर मोदी जी की स्पीच सुनते रहें। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट अंदर होते तो आई एम श्योर कि सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट इस मोदी जी की स्पीच को बाइकआउट करते। सोमवार को नाराज सीए ICAI बिल्डिंग में विरोध जताने के लिए पहुंचे। इसके बावजूद सेंट्रल काउंसिल के सदस्य उनसे मिलने बाहर नहीं आए, लेकिन नॉर्दर्न रीजन के 13 सदस्यों में से 6 ने अपना इस्तीफा दे दिया। उन्होंने माना कि उनकी जिम्मेदारी बनती है। मैं इस समय सेक्रेटरी NIRC हूँ, और 1 जुलाई को जो भी सिचुएशंस इंटरनल हमारे सीए इंस्टीट्यूट में जो भी है, मैं उसकी मॉरल जिम्मेदारी लेता हूं, क्योंकि मैं भी एक इलेक्टेड मेंबर हूं। हालांकि हमें इस पूरे प्रोग्राम में कहीं भी इन्वॉल्व नहीं किया गया, लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर भी जिम्मेदारी ले रहे हैं और मैं अपना रेजिग्नेशन टेंडर कर रहा हूं। धन्यवाद। कार्यक्रम के आयोजकों में से एक और ICAI की सेंट्रल काउंसिल के सदस्य राजेश शर्मा अपने समुदाय के लोगों के निशाने पर हैं। वो बीजेपी से जुड़े हैं। हमने जब उनकी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उनका फोन बंद मिला और SMS का भी कोई जवाब नहीं आया। अगर सीए किसी भी क्लाइंट के लिए टैक्स प्लानिंग करता है तो क्या वो चोर है? टैक्स प्लानिंग करना चोर नहीं होता, चोरी नहीं होती।
टैक्स अवॉइडेंस चोरी होती है। सीए टैक्स प्लानिंग करता है, तो हम कहीं चोरी नहीं कर रहे हैं। ये हम पे जो इल्जाम लगाया गया है सरासर गलत है और इसके लिए सरकार को सीए फ्रेटर्निटी से माफी मांगनी चाहिए कि ताकि सीए का खोया हुआ सम्मान वापस प्राप्त हो सके। उन्होंने 8 नवंबर की बात की कि हमने सारी रात काम किया। क्या उनको 8 नवंबर को ही पता चला कि सीए सारे रात को काम करते हैं? इसके पहले कभी उन्होंने देखा है कि सीए काम करते हैं कि नहीं करते हैं? हर क्लोजिंग पे, हर ड्यू डेट पे हम सारे रात, क्या उसके पहले हफ्तों तो रातों रात काम करते हैं। उनको उसी दिन पता चला। वहां पर काली पट्टी बांध कर आए इन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने एक मेमोरेंडम भी सेंट्रल काउंसिल को सौंपा, लेकिन इस मेमोरेंडम में प्रधानमंत्री द्वारा की गई टिप्पणियों का कोई जिक्र नहीं है। हालांकि यहां मौजूद कई लोगों को उन टिप्पणियों पर काफी एतराज है। कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि जिस तरीके से हमारे इंस्टीट्यूट का ये फंक्शन सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी की वजह से खराब हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ जो लोगों के बीच में इनसेटिस्फेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की वजह से है। वो एक तरफ तो अपने खुद के जो मंत्री हैं उनके लिए भ्रष्टाचार के लिए कुछ कर नहीं पाते हैं, और ऊपर से सीए जो कि एक बहुत अच्छी फ्रेटर्निटी है, पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोगों को बदतमीजी से बात करते हैं। मोदी जी बोल के चले गए कि सीए ऐसा है, सीए वैसा है, इलीगल था काम, सारा काम करता है। मैं तो कहता हूँ पहले अपने गिरेबान में झांको आप, कितने ब्यूरोक्रेट, कितने नेता आप लोगों ने कितना कंट्रोल किया। लालू जी और दुनिया भर के नेता हैं, किस किस का नाम लेंगे। सीए पे तो सिर्फ 25 में हमने कम से कम काम तो किया, एक्शन तो लिया। आपने कितने नेताओं पे एक्शन लिया? अपने गिरेबान में झांक दो सर, अपने गिरेबान में। ये विरोध कुछ ऐसा ही है कि हमारे गिरेबान में झांकने से पहले खुद के गिरेबान में झांको, हमें सवालों के घेरे में लाने से पहले खुद के बारे में भी सोचो, क्योंकि जब एक उंगली हमारे तरफ उठती है तो याद रहे कि 3 उंगलियां खुद आपकी तरफ भी हैं। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। राजस्थान में आनंदपाल एनकाउंटर चर्चा का विषय बना हुआ है। 24 जून को एनकाउंटर हुआ, मगर अभी तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। अब इस एनकाउंटर के बहाने आनंदपाल की जाति का समाज भी सामने आ गया है। आनंदपाल के गांव में भारी पुलिस बल तैनात है। आनंदपाल की कहानी सामान्य नहीं है। जानने के लिए जातिगत और राजनीतिक संरक्षण के कई पन्ने पलटने होंगे। हर्षा कुमारी सिंह ने एक लंबी रिपोर्ट तैयार की है। आनंदपाल राजस्थान का इनामी गैंगस्टर, जिसके खिलाफ पुलिस के मुताबिक 37 केस दर्ज थे, जिसमें से 6 हत्या के थे। अमावस्या की रात 24 जून शनिवार को आनंदपाल को राजस्थान पुलिस की एक टीम ने एनकाउंटर में मार गिराया। वो चूरू जिले में मालासर गांव में एक श्रवण सिंह के घर छुपा हुआ था। आनंदपाल पे 5 लाख रुपए का इनाम था। पुलिस के मुताबिक आनंदपाल के चूरू में छिपे होने की सूचना उन्हें तब मिली जब उन्होंने उसके 2 भाई गुड्डू और विक्की को हरियाणा से ढूंढ निकाला। अधिकारियों और जवानों ने उल्लेखनीय सफलता प्राप्त करते हुए राज्य के कुख्यात 5 लाख रुपए के इनामी अपराधी आनंदपाल सिंह के साथ हुई मुठभेड़ में पुलिसकर्मियों व अधिकारियों ने उसके द्वारा पुलिस पर गोली चलाए जाने पर प्रतिकार किया तथा एक्सचेंज ऑफ फायर में उसकी मृत्यु हुई। पुलिस आनंदपाल को 2015 से ढूंढ रही थी, जब से वे पुलिस कस्टडी से भाग निकला था। नागौर से वापस अजमेर जेल लौटते वक्त आनंदपाल को ले जा रही पुलिस टीम पे 2 एसयूवी में सवार लोगों ने हमला किया। पुलिस उनका मुकाबला नहीं कर पाई, क्योंकि पहले ही आनंदपाल ने पुलिस को बेहोशी की दवा मिलाकर मिठाई खिला दी थी। आनंदपाल भाग निकला, तब से पुलिस उसे तलाश रही थी। पुलिस का दावा है कि जब आनंदपाल को पकड़ा तो वो चूरू के मालासर गांव पहुंची। तब आनंदपाल ने उन पे AK-47 से 100 गोलियां बरसाई। एक एनकाउंटर करने की स्थिति जब आई हो और पिछले 1.25 साल से उसके पीछे भागे जा रहे हैं, हम हाथ जोड़ रहे हैं कि सरेंडर कर दो, कोर्ट में कर दो, कर रहे नहीं किया। और उसके बाद भी जब उसे पकड़ने गया तो उसने दे फायर। तो यार मैं अपनी पुलिस को मरने तो नहीं दूंगा यार। मेरा भी कुछ धर्म भी होता है कि सामने वाले का भी सम्मान रहे, लेकिन पुलिस को बचाते हुए एनकाउंटर करना हमारी मजबूरी है, इसलिए किया है। अगर कानून तोड़ेंगे तो कार्रवाई जरूर करेंगे, लेकिन हम डेड बॉडी को अपराधी नहीं मानते हैं। डेड बॉडी हो जाने के बाद बहुत सम्मान से उसका दाह संस्कार हो, इसके पक्ष में हम भी हैं।
परिजन सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। वो जिसकी चाहे जाए, जो सीबीआई जांच कराना चाहे, जो उनकी मर्जी है, फरमान जारी करना चाहे तो कर दे, जेल भेजना चाहे तो भेज दे। सारा देश और दुनिया इस बात को देख रही है कि जो काम हमारी पुलिस ने जिस बहादुरी के साथ किया है और जिस समय की आवश्यकता के अनुसार किया है। लेकिन घटना के 10 दिन बाद भी आनंदपाल के परिवार ने उसका अंतिम संस्कार नहीं किया है। उनकी मांग है कि मामले में सीबीआई जांच हो और आनंदपाल के शव का पोस्टमार्टम एम्स के डॉक्टर से करवाया जाए। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के मुताबिक वो ये भी चाहते हैं कि एनकाउंटर की न्यायिक जांच हो। मेरे पापा के साथ जो हत्याकांड हुआ है उसकी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और मेरे पापा के जो हत्या का प्रयास किया गया था बीकानेर जेल में, उसकी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। आनंदपाल के साथ उसका रामना राजपूत समाज भी जुड़ा है। जगह जगह प्रदर्शन हुए हैं और पुलिस पे पथराव भी। आनंदपाल के पैतृक गांव में भारी पुलिस बल तैनात है। यहाँ इंटरनेट की सेवाओं पे भी रोक लगा दी गई है। राज्य में जगह जगह राजपूत समाज ने प्रदर्शन भी किया है। इसमें सरकार की जो छवि है उस पर भी आंच आ रही है, तो सरकार अपनी छवि को भी उज्जवल करे और हमारे अंदर जो भ्रांतियां उत्पन्न हुई हैं उन भ्रांतियों को दूर करे। इसके लिए जो ये आनंदपाल का एनकाउंटर हुआ इसकी सीबीआई से जांच कराई जाए। लेकिन आनंदपाल अपने आप में इतना बड़ा गैंगस्टर बना कैसे? 44 साल के आनंदपाल ने बीएड डिग्री हासिल की थी, लेकिन टीचर बनने की इच्छा रखने वाला आखिरकार गैंगस्टर कैसे बना, ये सबसे बड़ा सवाल है। बताते हैं कि शुरुआत में आनंदपाल बलबीर बनोड़ा की गैंग में शामिल हुआ, जिसकी दुश्मनी राजू ठेठ के गैंग के साथ थी। अवैध शराब का धंधा और राजनीतिक संरक्षण की बात भी सामने आ रही है। जातिगत राजनीति, राजपूत और जाट समुदाय में दुश्मनी के चलते भी आनंदपाल कुख्यात होने लगा। आनंदपाल 2006 से अपराध जगत में शामिल हुआ। 2006 में उस पर आरोप है कि उसने राजस्थान की डीडवाना में जीवन राम गोदारा की हत्या की। इसके बाद सीकर के गोपाल फोगावट हत्याकांड को भी अंजाम देने का आरोप आनंदपाल पे है। गोदारा और फोगावट की हत्या करने का मामला समय समय पर विधानसभा में भी गूंजता रहा है, लेकिन 2011 के बाद आनंदपाल ने अपराध का तरीका बदल दिया। युवकों को अपने गैंग में शामिल किया। पुलिस के पकड़े जाने के बावजूद वो गैंग जेल से चलाता रहा। जमीन पे कब्जा करना, फिरौती मांगना, ऐसे धंधे आनंदपाल जेल से ही चलाता था। लेकिन उसके फरार होने के बाद पुलिस उसके पीछे लग गई। एक एक करके पुलिस ने उसके साथियों को पकड़ा। आखिरकार वो आनंदपाल तक जा पहुंची। लेकिन मौत के बाद भी आनंदपाल को लेकर राजस्थान में राजनीतिक बवाल थमता नहीं दिख रहा है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या चीन अब उस तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव बना पाता है? अगर बना पाता तो अमरनाथ यात्रा की तरह अगर कैलाश मानसरोवर यात्रा रोक देने पर हंगामा मच गया होता। इससे ज्यादा हंगामा पाकिस्तान के साथ कुछ भी हो जाने पर हो जाता है। कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि पिछले 45 दिनों में चीन की तरफ से 120 इंकर्जन हुए हैं। इस साल ऐसे 240 इंकर्जन यानी घुसपैठ हो चुके हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अगर सिंघवी की बात सही है तो क्या चीन असाधारण रूप से अपनी आक्रामकता को तीव्र कर रहा है? भारत के लिए सस्ते सामानों के निर्यातक मुल्क कहीं सीमा पर भारी दाम तो वसूलना नहीं चाहता। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के अनुसार भारत ने डोकलाम में 1962 के बाद पहली बार भारी मात्रा में सैनिकों की तैनाती की है नॉन कॉम्बैटिव मुद्रा में। भारत कोई जोखिम नहीं लेना चाहता, लेकिन भारत से $5 अरब का कारोबार करने वाला चीन इतने बड़े बाजार को जोखिम में क्यों डालना चाहेगा? सिक्किम, भूटान और तिब्बत के त्रिकोण पर है डोकलाम। वहां पर चीन की टुकड़ी सड़क बनाने के लिए प्रयासरत है। वहां पेट्रोलिंग कर रही रॉयल भूटान आर्मी रोकती है उस टुकड़ी को और भारत की सेना भी उसमें शामिल हो जाती है। खबर आती है कि चीन ने भारत के अस्थायी बंकर ध्वस्त कर दिए। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि चीन और भारत के सैनिकों के बीच गुत्थम-गुत्था भी हुई, हथियारों का इस्तेमाल नहीं हुआ। भारत नहीं चाहता कि चीन वहां सड़क पूरी करे। इससे वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के काफी
काफी करीब पहुंच जाएगा। उधर चीन का दावा है कि वह अपनी सीमा में सड़क बना रहा है, भारत उसकी सीमा में अतिक्रमण करने का आरोप लगा रहा है। वहां की सेना पीएलए के प्रवक्ता ने भारत को 1962 के युद्ध की हार याद दिलाते हुए कहा कि भारत की सेना युद्ध के लिए ज्यादा बेचैन ना हो। इस हद तक बयानबाजी की जरूरत क्यों पड़ी? भारत के थल सेना अध्यक्ष जनरल विपिन रावत ने कहा कि भारत अपनी आंतरिक उग्रवाद से जूझते हुए भी दो तरफा युद्ध झेल सकता है। भारत कहीं से भी चीन के मनोवैज्ञानिक दबाव में नहीं लगता, बल्कि शुक्रवार को विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत चीन के ताजा कदमों को लेकर चिंतित है और चीन की सरकार को अवगत करा दिया गया है। इस तरह के निर्माण से यथास्थिति में बदलाव आ जाता है। जम्मू कश्मीर सीमा पर भारत और चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास टकराते रहते हैं। 2013 और 14 की घटना आपको याद होगी। डोकलाम का विवाद पहली बार इतना चर्चित हुआ है। भारत के रक्षा मंत्री जेटली ने इंडिया टुडे चैनल के कार्यक्रम में कहा कि भारत भी 1962 वाला भारत नहीं रहा, यह 217 का भारत है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता भी जवाब उधार नहीं रखा। उन्होंने कहा कि चीन भी 1962 वाला चीन नहीं है। रक्षा मंत्री जेटली का कहना है कि इलाके में टकराव की शुरुआत बीजिंग ने सड़क निर्माण की पहल करके की है, जिसे लेकर भारत चिंतित था। डोकलाम का मौजूदा विवादित क्षेत्र मात्र 90 वर्ग किलोमीटर का पहाड़ी इलाका है। भूटान की सीमा तक पहुंचने के लिए चीन डोकलाम के रास्ते सड़क बना रहा है। चीन का कहना है कि सिक्किम पर 1890 की चीन और ब्रिटेन की संधि का भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी समर्थन किया था। चीन के तब के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई को भेजे खत में उन्होंने ये समर्थन किया था। चीन का कहना है कि भारत इस संधि का सम्मान करे और डोकलाम से अपनी सेना हटा ले। भूटान ने चीन से कहा है कि वह उसकी सीमा का अतिक्रमण कर रहा है। इस पर चीन का कहना है कि भारत भूटान को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। भारत और भूटान के बीच समझौता है कि भारत भूटान की सीमाओं की सुरक्षा करेगा। चिट्ठी दिखाकर किसी बड़ी घुसपैठ समझते हैं। क्या इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है? क्या चीन अपनी किसी आक्रामकता को बढ़ावा दे रहा है या पाकिस्तान के इशारे पर काम कर रहा है? क्या कर रहा है जिससे हम इसे समझ सकें सर? देखिए, ऐसा है कि जहां तक तो इंट्रूजन का सवाल है वो तो चीन करता ही रहता है, खासतौर पे लद्दाख में। लेकिन इस एरिया में उसने पहली दफे इतनी फोर्स के साथ ये इस इलाके में आया। ये डोलम प्लेटो, जिसको हम डोलम प्लेटो बोलते हैं, भूटानीज उसको डोकलम प्लेटो बोलते हैं और चाइना उसको डोंगलंग प्लेटो बोलता है। तो इसकी सामरिक महत्व जो है इस प्लेटो का बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक ये डैगर की शक्ल में हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बहुत नजदीक आ जाता है। इसलिए, और ये पूरा इलाका डिस्प्यूटेड है, ये एक्चुअली भूटान का हिस्सा है ये, और चाइना जबरदस्ती इसके ऊपर क्लेम कर रहा है। जैसे कि चाइना की फितरत है, उसको आप जानते ही, वो हमारे पूरे अरुणाचल प्रदेश को क्लेम कर रहा है। लेकिन इस टाइम में यहाँ क्यों आया, उसके कारण अभी आपने जो इंट्रोडक्टरी अपनी टॉक दी उसमें बता ही दिया है। कई कारण है। हमने वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को रिजेक्ट कर दिया। ट्रंप और मोदी के बीच की जो बातचीत थी वो सक्सेसफुल रही, और हमने उसका जो चाइना जो ये इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है पीओके में, उसका हमने विरोध किया है, क्योंकि हम मानते हैं कि पीओके जो है वो हमारा हिस्सा है। और दलाई लामा की विजिट थी, वो पुल बन गया वहां पर। तो ये सब कारण तो होते रहा है। इसका उस इलाके से क्या संबंध है? मतलब क्या कहीं और भी बड़े स्तर पर कुछ बदल रहा है जिसकी वजह से वो या तो चिढ़ निकाल रहा है या वाकई ये स्थिति में लाना चाहता है 1962 की बात कर करके, ताकि हम फिर से एक मनोवैज्ञानिक रूप से युद्ध के माहौल में रहने लगे, जीने लगे? नहीं, देखिए, ऐसा है कि उसने ये बड़ा सोच समझ के ये इलाका सिलेक्ट किया है जहां पर कि उसने ये इंट्रूजन किया है। जैसे मैंने आपको बताया, इस इलाके का जो इम्पोर्टेंस है हमारे लिए सिक्योरिटी के लिए वो बहुत ज्यादा है। वो अरुणाचल से भी ज्यादा है, वो लद्दाख से भी ज्यादा है। तो इस वजह से हमें चाइना ने ये काफी सोच विचार करके इलाका सिलेक्ट किया और यहाँ पर ठीक है। ब्रह्मा साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं अरुण जेटली के बयान के संदर्भ में कि भारत भी 1962 वाला भारत नहीं है, 2017 का भारत है। ये मनोवैज्ञानिक, एक तो हम नहीं जानते पूरा इतिहास दोनों देशों में कब कब इस तरह की बयानबाजी हुई, लेकिन अभी के संदर्भ में ही कि ऐसा लग रहा है कि हम मनोवैज्ञानिक रूप से तो उनसे पीछे तो नहीं दिख रहे हैं, पर चीन जो कुछ भी कर रहा है, क्या उसका यही मुकम्मल जवाब है जो रक्षा मंत्री ने दिया? असली चीज ये है, चीन पाकिस्तान के खिलाफ
साइकोलॉजिकल वॉर वेज कर रहा है, और ये साइकोलॉजिकल वॉर इस वजह वेज कर रहा है क्योंकि इंडियन आर्मी ने उनका जो रोड कंस्ट्रक्शन है वो रोक लिया था डोकलाम प्लाटो में, तो काफी गुस्सा है, यूएस हो गई है। मगर जहां पर अमेरिका की विदेश नीति है, आज भी पाकिस्तान की मदद कर रहा है, आज भी उसके संबंध चीन के साथ काफी गहरे हैं। इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस चीन के साथ अमेरिका का काफी गहरा इंटरडिपेंडेंस है, और चीन सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर है, तो अमेरिका के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है। तो चीन और भारत के मुद्दों के बीच अमेरिका भारत के साथ साइड नहीं करेगा। वो रिटोरिकल लेवल पर कुछ बोल ले, मगर असलियत में अगर कोई युद्ध हो जाता है, ये कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, ये कोई सिचुएशन पैदा हो जाती है जहां पर अमेरिका को साइड लेना पड़ेगा, तो वो कोशिश करेगा कि वो साइड ना ले, न्यूट्रल ही रहे। एक सवाल और मैं जानना चाहता हूं कि ये जो नया डोकलाम का जो विवाद आया है, इसको आप सिर्फ जबानी जमा खर्च देखते हैं कि दोनों तरफ से जबानी तीर चल रहे हैं, ये बोल रहे हैं या वो बोल रहे हैं, या इस तरह का हाल फिलहाल में पिछले 10-20 साल में भी हुआ है कि यहाँ के रक्षा मंत्री ऐसे बोल रहे हैं, सेनाध्यक्ष बोल रहे हैं, उधर से भी सेना के प्रवक्ता का बयान आता है, तो इसको इतना ही तक सीमित रखा जाए या आपको इसमें कोई बड़ा खतरा नजर आता है चेलानी साहब? मेरे ख्याल से इस समय युद्ध का खतरा नहीं है, मिलिट्री डायमेंशन कंट्रोल में है। क्या हुआ कि जैसे उन्होंने कोशिश की हाईवे बनाने की, इंडियन आर्मी ने तुरंत भूटान की मदद की और काम रोका। तो बहुत गुस्सा है चीन में कि भाई इंडियन आर्मी ने इंटरवीन करके कंस्ट्रक्शन को रोक दिया। अब एक तरह का मिलिट्री स्टेलमेट है वहां पर, उनके तरफ से काफी सारे ट्रूप्स हैं, हमारे बाएं तरफ से काफी सारे ट्रूप्स हैं। वहां पर मिलिट्री फोर्स से सिचुएशन चेंज होने वाला नहीं है, तो खतरा युद्ध का नहीं है। असली बात यह है कि चीन की तरफ से एक साइकोलॉजिकल वॉर चल रहा है, और हमारे तरफ से हम प्रिपेयर्ड नहीं हैं कि इस तरह के साइकोलॉजिकल वॉर को हम कैसे डिफीट करें, कैसे कॉम्बैट करें। देखिए, जब चीन ने ये शुरू किया सारा ये साइकोलॉजिकल वॉर पिछले सोमवार को, एक हफ्ते पहले, हमारे तरफ से, भारत की तरफ से पहला बयान फ्राइडे को आया 4 या 5 दिन के बाद। मगर चीन की तरफ से हर रोज 2-3 बयान, स्टेट मीडिया की तरफ से प्रोपेगेंडा, हमारे मीडिया में, भारत के मीडिया में चीन का प्रोपेगेंडा पिछले हफ्ते इतना जबरदस्त हो गया था क्योंकि भारत की सरकार ने कुछ बोला नहीं 4-5 दिन के लिए। तो साइकोलॉजिकल वॉर को डिफीट करने के लिए भारत को एक तरह का प्रोएक्टिव अप्रोच दिखाना पड़ेगा। जी, मेजर जनरल थपलियाल साहब, हम जानना चाहते हैं, ये मनोवैज्ञानिक युद्ध के भौगोलिक क्षेत्र पर दावेदारी भी अजीब हास्यास्पद है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर चिट्ठी और बयानों से दावा किया जाने लगे तो हो चुका। जाहिर है जानकार समझने का प्रयास कर रहे हैं कि चीन इतना आक्रामक क्यों है। क्या भारत के वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट में शामिल ना होने से नाराज है? क्या भारत और अमेरिका की नजदीकी से नाराज है? क्या दलाई लामा के अरुणाचल प्रदेश जाने से नाराज है? कोई एक स्पष्ट कारण नजर नहीं आता और समझ में भी नहीं आती ये बात। 2014 में जब चीन के राष्ट्रपति भारत आए तब तो उनका भव्य स्वागत हुआ, झूला भी झुलाया गया, तब भी चीन ने लद्दाख क्षेत्र में घुसपैठ कर दी। तब भी क्या उस घुसपैठ को हम इन कारणों के संदर्भ में देख रहे थे? तब तो भारत ने वन बेल्ट वन रोड का विरोध भी नहीं किया। आपको बता दें, वन बेल्ट वन रोड चीन का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जिसका बजट 10 खरब अमेरिकी डॉलर यानी 700 खरब रुपए है, जो भारत की कुल अर्थव्यवस्था का करीब 1/3 है। वन बेल्ट वन रोड चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का सपना है, जिसका मकसद बताया गया है कि एशियाई देशों के साथ चीन का संपर्क और सहयोग बेहतर हो और अफ्रीका और यूरोप को भी एशियाई देशों के साथ करीब से जोड़ा जाए। बीजिंग में इसके उद्घाटन के मौके पर चीन समेत 29 देशों के राष्ट्र प्रमुख और 70 अन्य देशों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस प्रोजेक्ट के तहत जमीन और समुद्री रास्तों का व्यापार मार्गों को बेहतर बनाया जाएगा।
कई हाई स्पीड रेल नेटवर्क होंगे जो यूरोप तक जाएंगे। एशिया और अफ्रीका में कई बंदरगाहों से ये रूट गुजरेगा और इसके रास्ते में कई फ्री ट्रेड जोन आएंगे। चीन दुनिया के 65 देशों को एक दूसरे के करीब ला देगा और दुनिया की 2/3 आबादी को अपनी अर्थव्यवस्था से सीधे जोड़ देगा। भारत ने तब भी अपनी भौगोलिक संप्रभुता को प्राथमिकता दी और इतने महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट से खुद को अलग कर लिया। मई में चीन क्यों परेशान हुआ था? जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाले पुल का उद्घाटन करने गए। तब तो वे ट्रंप के अमेरिका भी नहीं गए थे और तब तो ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति की ही ज्यादा तारीफ की थी। ब्रह्मपुत्र नदी पर बने इस पुल के कारण असम और अरुणाचल प्रदेश काफी करीब आ गए। यह पुल भारत चीन सीमा के करीब भी है। तब चीन ने बयान जारी कर कहा था कि भारत के साथ उसका सीमा विवाद चल रहा है, इसलिए पूर्वोत्तर भारत में बुनियादी ढांचा निर्माण करने में भारत को संयम बरतना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश में दलाई लामा की यात्रा के समय चीन ने ऐसी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, मगर यह कारण है तो यूपीए के दौर में भी दलाई लामा अरुणाचल प्रदेश गए थे। फिर तिब्बत को लेकर भारत ने अपनी नीति में कोई खास परिवर्तन तो नहीं किया है या पुरानी नीति में आक्रामकता का पुट भी नहीं डाला है। जाहिर है चीन हमारे सामने मौजूद कारणों से नहीं चिढ़ा होगा, कारण कुछ और होंगे। चीन को हम तात्कालिक कारणों की नजर से देखने के आदी रहे हैं। बेहतर है तात्कालिक कारणों के साथ साथ उसकी दूरगामी नीतियों की भी समीक्षा करें। हो सकता है कि दुनिया के स्तर पर सामरिक गठबंधन में बदलाव आ रहा हो। भारत के प्रधानमंत्री खुलकर एशिया की सदी की बात करते हैं। चीन एशिया के नेतृत्व करने की दबी इच्छा रखता है। तो हम बात करेंगे कि क्या ये सब वजहें हैं इस टकराव की। हमारे साथ मेजर जनरल शेरू थपलियाल साहब हैं, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और ब्रह्मा चलनी जी हैं, आप सामरिक चिंतक हैं और चीन को लेकर खासकर लिखते रहते हैं। मेजर जनरल शेरू थपलियाल जी, हम ये आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे कि इन कारणों को छोड़ भी दें तो फिर भी क्या अभिषेक मनु सिंघवी की इस बात में दम है कि 45 दिनों में चीन की तरफ से 120 इंकर्जन हुए हैं? आप लोग की शब्दावली में, हम आम लोग इसे छोटी मोटी या चीन में बड़ी बात यह है कि एक चीन में कहावत है कि एक पहाड़ में 2 शेर नहीं हो सकते हैं। चीन का एम्बिशन है कि एशिया में वही एक शेर हो। हिंदुस्तान के साथ वो स्पेस शेयर करना नहीं चाहता, अकेला शेर बनना चाहता है एशिया का। और इंडिया उसके रास्ते में एक रुकावट है, उसके एम्बिशन में एक रुकावट है। तो असली बात यह है जी। लेकिन जिस तरह से अभिषेक मनु सिंघवी का मैं बयान देख रहा था, पॉलिटिकली थोड़ा मैं समझना चाहता हूं कि 2017 में 240 इंकर्जन हो चुके हैं, जबकि एक तरह से प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति के बीच एक करीबी या एक अच्छा संबंध तो दिखाई था जब 2014 में आए थे। ट्रंप और मोदी जी के करीबी की बात हो रही है, तो ऐसा ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति के बीच में ऐसा क्या बिगड़ गया कि इस रिश्ते को लेकर वो यहां हरकत कर रहा हो? क्या आपको इस तर्क में बहुत दम लगता है क्या कि भारत और अमेरिका इतने नजदीक आ गए हैं कि चीन उसकी वजह से यहां पर हमला या इस तरह की गतिविधि करेगा, जबकि चीन के साथ भी अमेरिका के रिश्ते तो हैं ही उतने ही मजबूत? मेरे ख्याल से अमेरिका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है इस एग्रेशन में, क्योंकि अमेरिका इस समय चीन और भारत के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उन मुद्दों पर न्यूट्रल है। अगर कल युद्ध होता है चीन और भारत के बीच में, अमेरिका हिंदुस्तान के साथ नहीं रहेगा, वो न्यूट्रल रहेगा और चीन को पता है और इस वजह वो ज्यादा दबाव डाल रहा है भारत पर, क्योंकि इस समय भारत अकेला है। रूस भारत के साथ नहीं है, अमेरिका न्यूट्रल है, कोई इंपॉर्टेंट पार्ट हिंदुस्तान के साथ नहीं है और चीन एक इकोनॉमिक और मिलिट्री राइजिंग पावर है। तो वो समझता है कि इस समय उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि हिंदुस्तान पर वो प्रेशर डालें, स्ट्रेटेजिक एरियाज हड़प लें। जिस तरह से उन्होंने डोकलम में एक रोड बनाने की कोशिश की, उसी तरीके से 1950s में अक्साइड चीन में एक रोड बना के पूरा अक्साइड चीन छीन लिया। अक्साइड चीन स्विट्जरलैंड साइज का है अक्साइड चीन, वो चीन ने 1950s में कैप्चर कर लिया रोड बना के। वही तरीका डोकलम प्लाटो में वो यूज कर रहा है, हाईवे बना के भूटान का डोकलम प्लाटो सीज करने की कोशिश कर रहा है।
एक बात मैं जानना चाहता हूं कि हम लोग आम समझ में जो प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा के दौरान जो लेख छपते हैं आप जैसे विश्लेषकों के पढ़ के यही धारणा बनती है मोटी मोटी कि अमेरिका हमारे साथ है, एक नया सामरिक बदलाव हो रहा है, स्ट्रेटेजिक चेंज हो रहा है कि रूस से हटकर हम अमेरिका की तरफ जा रहे हैं, वो हमारा पार्टनर जैसा बन रहा है। आप कह रहे हैं कि अमेरिका न्यूट्रल है, अमेरिका हमारे साथ नहीं है, रूस भी अब हमारे साथ नहीं है। ये है पैराडॉक्स। एक तरफ हिंदुस्तान की जो विदेश नीति है वो काफी प्रो